आज का हमारा लेक्चर है केमिकल बॉन्ड के ऊपर। केमिकल बॉन्ड क्या है स्टूडेंट्स? केमिकल बॉन्ड के बारे में चंद बुनियादी सवालात जो जहन में उठते हैं वो ये है। पहला, व्हाट इज ए केमिकल बॉन्ड? व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड? केमिकल बॉन्ड है क्या? दूसरा सवाल जो जहन में उठता है कि व्हाई ए केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म? केमिकल बॉन्ड एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते क्यों है? तीसरा सवाल कि बनाते हैं बॉन्ड तो कैसे बनाते हैं? हाउ अ केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड? हाउ अ केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड? केमिकल बॉन्ड बनता कैसे है? ठीक है, तो ये तीन बेसिक क्वेश्चंस हैं। पहला सवाल कि केमिकल बॉन्ड क्या है, तो इट इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स। दो एटमों के दरमियान जो कुव्वत कश है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which hold the two atoms together. तो यानी केमिकल बॉन्ड एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अच्छा, एटम बॉन्ड क्यों बनाते हैं? हाइड्रोजन का एटम कार्बन के साथ, कार्बन का एटम ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, ऑक्सीजन का एटम हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड क्यों बनाते हैं? तो एटम्स फॉर्म बॉन्ड टू गेन मैक्सिमम स्टेबिलिटी, टू गेन मैक्सिमम स्टेबिलिटी। एटम्स बॉन्ड इसलिए बना ताकि वो स्टेबल हो जाते हैं। तो इससे तो ये पता चला कि एटम्स स्टेबल नहीं होते, एटम ये अनस्टेबल चीज है। ठीक है, और अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, इसका होता है इनकम्प्लीट आउटर मोस्ट शेल। इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट नहीं होता। कंप्लीट का काम क्या मतलब कि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हो तो कंप्लीट, 8 से कम हो तो इनकम्प्लीट। तो किसी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन का होना ऑक्टेट कहलाता है। और ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट। तो एटम्स का ऑक्टेट इनकम्प्लीट कुदरत ने बनाया है, और जिन एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट होता है तो वो स्टेबल होते हैं। पीरियोडिक टेबल में जो एटम्स है, ये देखें, पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स होते हैं, तो ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट के आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ग्रुप एलिमेंट्स के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसी तरह तीसरे ग्रुप में 3, फिर चौथे ग्रुप में 4, और इस तरफ जाए तो सिर्फ एक ग्रुप आपको इस तरह मिलता है, ग्रुप नंबर 8, जिनके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिवाय हीलियम के जिसके 2 होते हैं। बाकी 8 8 8 8 और 8। तो जिस एटम के आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 8 है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट है और वो स्टेबल है, वो किसी को न इलेक्ट्रॉन देता है, न किसी से लेता है, न रिएक्शन करता है। बाकी जितने भी ग्रुप्स है, तो सब के सब जो 7 ग्रुप्स है, 1 2 3 4 5 6 7, इनके आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट नहीं है, और ये इस आउटरमोस्ट शेल को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, और इसी कोशिश के नतीजे में ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं। तो जब इनका आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट हो जाता है तो स्टेबल हो जाते हैं। तो इसलिए हमने कहा कि
एटम्स बॉन्ड क्यों बनाते हैं? इस ऑक्टेट को कंप्लीट करने की चक्कर में, और इस ऑक्टेट को कंप्लीट करने के बाद वो स्टेबल हो जाते हैं, तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी गेन कर जाते हैं। अब बॉन्ड कैसे बनता है? हाउ ए केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड। तो केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय टू वेज। ए केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय टू वेज। एक है बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, by complete transfer of electron from one atom to another atom। दूसरा है by mutual sharing of electron between two atoms। complete transfer of electron from one atom to another or by mutual sharing of electrons from, और ये हम आगे जाकर पढ़ेंगे कि जो बॉन्ड कंप्लीट ट्रांसफर की वजह से बन जाता है तो वो आयनिक बॉन्ड कहलाता है, आयनिक बॉन्ड। और जो बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से बन जाता है तो वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, तो ये तीन वो बेसिक सवाल थे जो जहन में उठते हैं। अच्छा, तो इसके बाद है टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं? तो चार तरह के बॉन्ड होते हैं। एक है आयनिक बॉन्ड, दूसरा है कोवेलेंट बॉन्ड, तीसरा है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, और चौथा है मेटालिक बॉन्ड। तो इन सबको एक एक करके पढ़ेंगे डिटेल के साथ। सबसे पहले हम पढ़ते हैं आयनिक बॉन्ड को। The first one is ionic bond. What is ionic bond? The bond which is formed by complete transfer of electron. Complete transfer of electrons from one atom to another atom। ठीक है, इसका हम एग्जांपल लेते हैं सोडियम क्लोराइड का। ठीक है, सोडियम का जो एटम है, ये पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर फर्स्ट में है। ये आप देख सकते हैं सोडियम का एटम पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर फर्स्ट में है। तो इसके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और इसके कुल 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये सोडियम का एटम है, इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं 11, न्यूट्रॉन होते हैं 12। चलो इसको की तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं 11। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब इसका ऑक्टेट आउटरमोस्ट शेल जो है कंप्लीट नहीं है, इसको मजीद 7 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसके पास 2 तरीके हैं, 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि ये अपना ये 1 इलेक्ट्रॉन भी किसी को दे दे, तो फिर इसका ये वाला शेल आउटरमोस्ट शेल कहलाएगा और इसमें तो वैसे भी 8 है। दूसरा ऑप्शन ये है कि ये कहीं से 7 इलेक्ट्रॉन गेन करे। तो 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना तो बहुत मुश्किल काम है। ये पहला वाला जो ऑप्शन था 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करना, ये इसके लिए आसान है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करके ये आयन बन जाता है। देखिए इसका न्यूक्लियस तो अनचेंज्ड है, उस न्यूक्लियस में तो कोई चेंज नहीं आया। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं वही के वही, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, वही के वही, जबकि तीसरा शेल ही गायब हो गया। 1 इलेक्ट्रॉन इसने ये देखे ये लूज किया, तो ये इन ए से Na प्लस बन गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करने से प्लस आता है। प्लस क्यों आता है? देखिए इधर
पॉजिटिव चार्जेस कितने हैं? 11। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? वो भी 11 है। तो कुल मिला के 0 होता है। तो न्यूट्रल एटम होता है सोडियम। लेकिन जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो फिर इसका स्टेटिस्टिक ये बन गया कि इसके पास पॉजिटिव चार्जेस तो वही 11 है, जबकि इसके पास नेगेटिव चार्जेस अब 10 रह गए। तो कुल मिला के ये +1 रह जाता है, तो इसके ऊपर +1 चार्ज हो जाता है। तो ये आयन बन गया। ठीक है। दूसरी तरफ जो क्लोरीन का एटम है वो पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 7 में है। अगर आप देखना चाहते हैं तो ये आप देख सकते हैं। ग्रुप नंबर 7 में क्लोरीन का एटम है। इसके कुल 17 इलेक्ट्रॉन्स है, इन इसका एटॉमिक नंबर 17 है। तो इसको आप देखें, ये क्लोरीन का एटम है। ठीक है, क्लोरीन, इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन 17 जबकि न्यूट्रॉन 18 होते हैं। और अगर इसके प्रोटॉन 17 है तो इलेक्ट्रॉन भी 17 होंगे। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 और तीसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो अब वो इलेक्ट्रॉन जो सोडियम ने लूज किया था वही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को मिल जाता है और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 8 पूरे हो गए। ठीक है। तो न्यूक्लियस वही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वाली कहानी, जबकि पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8 और तीसरे शेल में भी अब 8 आ गए। अब देखें ना, सोडियम का भी ऑक्टेट कंप्लीट, क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट, दोनों खुश है, दोनों स्टेबल है। तो लेकिन क्लोरीन जो एटम था उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, क्योंकि प्रोटॉनों की तादाद और इलेक्ट्रॉनों की तादाद बराबर है। अब यहां पर प्रोटॉनों की तादाद तो 17 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक उसमें इजाफा हो गया और वो हो गए 18। तो कुल मिला के -1 बन जाता है। तो इधर जो क्लोराइड आयन बनेगा उसके ऊपर -1 होगा। अब सोडियम ने प्लस चार्ज गेन किया, क्लोराइड के ऊपर माइनस आ गया। तो अब क्या होगा जी? प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, और जिस कुव्वत के साथ वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या उसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो ये आयनिक बॉन्ड है। अच्छा, एक चीज में और इसमें इजाफा करूं कि आयनिक बॉन्ड अक्सर उन एटम्स के दरमियान बनता है जिनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो डिफरेंस होता है, जो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो 1.8 या इससे ज्यादा हो, यानी डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.7। ठीक है, 1. ठीक है, 1.7 या बाज बुक्स में 1.8 लिखा हुआ है। तो चले दो, यानी इधर सोडियम और क्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फर्क को अगर आप कैलकुलेट करें तो 1.8 या उससे ज्यादा होगा। ठीक है। दूसरा टाइप ऑफ बॉन्ड है कोवैलेंट बॉन्ड। इज अ टाइप ऑफ बॉन्ड formed by mutual sharing of electrons, mutual sharing of electrons between two atoms। ठीक है। तो ये बॉन्ड यूजुअली उन एटम्स के दरमियान बनता है जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस वो क्या हो, 0 से लेकर 1.7 तक हो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस
0 से लेकर 1.7 तक हो तो उनके दरमियान बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, इसकी एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। एग्जांपल्स में देखें, मिसाल के तौर पर फ्लोरीन का एटम है, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का एटम पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 7 में होता है और इसके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स हम इसके इस तरह दिखा देते हैं कि ये उसके 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी तरह दूसरे फ्लोरीन का एटम है और उसके भी आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, उसको भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये दोनों आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके, ठीक है, ये इस तरह, ये जो 7वां इसका इलेक्ट्रॉन है ये इसको शेयर करेगा। इसी तरह दूसरा जो फ्लोरीन है उसके भी 7 इलेक्ट्रॉन है आखिरी शेल में, तो इसका जो 7वां इलेक्ट्रॉन है ये इसको शेयर करेगा। अब ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है ये फ्लोरीन अपने साथ इसको कंसिडर करता है और वो वाला फ्लोरीन कहता है कि ये तो मेरे भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अब इस फ्लोरीन एटम के इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 2 2। ये तो इसके अपने हैं, जबकि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है मुश्तरक इलेक्ट्रॉन, ये भी अपने साथ इसको काउंट करता है। तो 8 इलेक्ट्रॉन इसके भी कंप्लीट हो गए और इसके भी 2 2 2 और 2 8 हो गए। तो ये एक कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है और एक इलेक्ट्रॉनी पेयर है। तो एक इलेक्ट्रॉनी जोड़ा हो तो बॉन्ड होता है सिंगल, जिसको हम एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह दूसरा एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीजन एटम का। ऑक्सीजन का जो एटम है ये पीरियोडिक टेबल के छठे ग्रुप में है, ठीक है। ये देख सकते हैं, ऑक्सीजन का एटम है पीरियोडिक टेबल का छठा ग्रुप है और इसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन के आखिरी शेल में 7, ऑक्सीजन के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी 5, यानी 5 6 7 इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में। तो अच्छा जी, दूसरा एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 6 में मौजूद है और उसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये देखें, 2 2 और 2। जबकि दूसरा ऑक्सीजन एटम है उसके भी आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 और 2। तो इसके भी 6 है, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉनों की मजीद जरूरत है 8 कंप्लीट करने के लिए इसको भी। तो ये 2 2 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करके, यानी इसके 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2 इसके ये हो गए और ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। दूसरा ऑक्सीजन एटम भी ये 2 इलेक्ट्रॉन और 2 को शेयर करेगा। तो अब जो मुश्तरका इलेक्ट्रॉन है वो 4 है, 2 जोड़ों की शक्ल में है। ये ऑक्सीजन इसको अपने साथ मानता है कि ये मेरे इलेक्ट्रॉन है और वो ऑक्सीजन भी दावा करता है कि ये मेरे इलेक्ट्रॉन है। तो अब इस ऑक्सीजन के कुल इलेक्ट्रॉन आप गिन ले, 2 और 2 4 और 4 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए। तो बॉन्ड डबल बनेगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पेयर से एक बॉन्ड बनेगा, दूसरे से दूसरा बॉन्ड बनेगा। तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड बनता है। इसी तरह नाइट्रोजन का अगर आप एग्जांपल ले लें तो नाइट्रोजन का एटम पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 5 में है, जिसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। इसको हम इस शक्ल में चले लिखते हैं, इस तरह इसके 5 इलेक्ट्रॉन हैं। जबकि दूसरा नाइट्रोजन एटम है तो उसके भी 5 इलेक्ट्रॉन है, 2 ये और 3 ये। अब 5 इलेक्ट्रॉन है तो इसको कितने और चाहिए? 3 चाहिए, तो ये 3 शेयर करेगा। देखिए, फ्लोरीन को 1 चाहिए था तो 1 शेयर किया, ऑक्सीजन को 2 चाहिए थे तो 2 शेयर किए, नाइट्रोजन को 3 चाहिए है तो 3 को शेयर करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। इस तरह कि ये 2 इसके इलेक्ट्रॉन और 3 को शेयर करेगा, ठीक है। दूसरा नाइट्रोजन भी इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। तो मुश्तरका इलेक्ट्रॉन दोनों एटम्स उसके ऊपर दावा रखते हैं। तो इस तरह अब ये नाइट्रोजन कहता है कि भाई मेरे तो 2 इलेक्ट्रॉन ही है और चाहिए तो 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए और बॉन्ड बनेगा ट्रिपल।
क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, 1 2 3, 3 बॉन्ड्स बनेंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि कोवेलेंट जो बॉन्ड होता है, कोवेलेंट जो बॉन्ड होता है ये 3 तरह का होता है, सिंगल, डबल, ट्रिपल। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड कब बनेगा? जब एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो। डबल बॉन्ड कब बनेगा? जब दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो। ट्रिपल बॉन्ड कब बनेगा? जब तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर हो। तो कोवेलेंट बॉन्ड दो एक जैसे एटमों के दरमियान भी बन सकता है, जिस तरह की ये भी एक जैसे एटम है, ये भी एक जैसे एटम है, ये भी एक जैसे एटम है, और दो डिफरेंट एटम्स के दरमियान भी बन सकता है। मिसाल के तौर पर डिफरेंट एटम्स का हम लेते हैं एग्जांपल। ये देखिए हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन का एटम है और इसके आउटरमोस्ट शेल में यानी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ एक ही। जबकि दूसरी जानिब क्लोरीन का एटम है और वो 7वें ग्रुप का मेंबर है, तो उसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब हाइड्रोजन को मजीद कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है? सिर्फ एक की। अब ये आप नहीं कहेंगे कि इसको 7 मजीद लगेंगे, क्योंकि इसके लिए ऑक्टेट रूल नहीं है। दो चीजें ऐसी है, हाइड्रोजन और हीलियम, जिसके लिए ऑक्टेट रूल नहीं है, बल्कि क्या है, डॉपलेट रूल है। तो डॉपलेट रूल का क्या मतलब है कि इनके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो तो ये स्टेबल होंगे। तो क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम में सिर्फ एक ही शेल होता है और वही इसका आउटरमोस्ट शेल होता है, फर्स्ट शेल ही इनका आउटरमोस्ट शेल है, और उसमें अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो तो बात इनकी बन जाती है। तो इसको मजीद एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, जबकि क्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। इसको एक मिलेगा तो डुप्लेट कंप्लीट होगा, इसको एक मिलेगा तो ऑक्टेट कंप्लीट होगा, तो एक एक शेयर करेंगे। तो हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, बाकी जो इसके 6 इलेक्ट्रॉन हैं ये अपनी जगह। तो हाइड्रोजन इसको अपनी तरफ काउंट करेगा, क्लोरीन अपनी तरफ काउंट करेगा। हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, डॉपलेट कंप्लीट हो गया, क्लोरीन के 8 हो गए, ऑक्टेट हो गया, एक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो वो कोवेलेंट बॉन्ड जो दो एक जैसे एटमों के दरमियान बने उसको कहते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और वो एटम जो डिफरेंट एटम्स के दरमियान बने, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस थोड़ा हो, तो उसको कहते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये क्या कहानी है? नॉन पोलर इसलिए कि यहां पर जो फ्लोरीन का एटम है और दो मुश्तरका इलेक्ट्रॉन है, तो बिल्कुल बीच में सेंटर में होते हैं, क्योंकि दोनों में एक जितना पावर है इसको अपनी तरफ खींचने की। तो जो बॉन्ड पेयर है दैट इज लोकेटेड एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ द टू एटम्स, तो न किसी के ऊपर प्लस है और न किसी के ऊपर माइनस है, पोल है ही नहीं, तो नॉन पोलर है। यहां पर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जाहिर बात है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है, हाइड्रोजन की 2.1 है। तो देखिए 3 और 2.1, तो क्लोरीन ये जो मुश्तरका इलेक्ट्रॉनी जोड़ा है इसको अपनी तरफ ज्यादा खींची कर, अपनी तरफ ज्यादा खींच कर, तो क्लोरीन के ऊपर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, जबकि हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन चले गए तो इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो पोल्स बन गए ना, प्लस पोल माइनस पोल, तो ऐसे मॉलिक्यूल को पोलर मॉलिक्यूल और ऐसे बॉन्ड को पोलर बॉन्ड कहते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। जबकि इधर न कोई प्लस पोल है न माइनस पोल है, तो ये नॉन पोलर कोवेलेंट। तो कोवेलेंट बॉन्ड तादाद के एतबार से तो सिंगल, डबल और ट्रिपल होता है, लेकिन नेचर के एतबार से ये पोलर और नॉन पोलर भी हो सकता है। इसके बाद तीसरी किस्म का जो बॉन्ड है, ठीक है, उसको कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, तीसरी किस्म का बॉन्ड जो है वो है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, या इसको डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। इसको मैं
एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। ये आप देख ले, क्या है, हाइड्रोजन आयन है। हाइड्रोजन आयन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। अगर आप नहीं समझते तो हाइड्रोजन का एटम जो है, इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन एक, जबकि इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता और इसमें इलेक्ट्रॉन भी एक होता है। तो जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन भी लूज कर जाता है तो इसके पास अब सिर्फ वो प्रोटॉन रहेंगे। तो हाइड्रोजन का आयन इज जस्ट ए प्रोटॉन। अब इसको मजीद 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, यानी इसका तो एक इलेक्ट्रॉन था वो भी चला गया है, तो अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। तो इट नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन। जबकि दूसरी तरफ आप वाटर के मॉलिक्यूल को देखिए इस तरह हम स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। ये ऑक्सीजन है और उसके साथ 2 हाइड्रोजन है, ये वाटर का मॉलिक्यूल है। अब इसमें देखें, ऑक्सीजन आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर्ड है, दूसरा इस हाइड्रोजन के साथ शेयर्ड है। बाकी जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो 2 लोन पेयर्स की शक्ल में। तो अब देखिए, ऑक्सीजन के साथ ये 4 इलेक्ट्रॉन स्पेयर पड़े हैं, ये किसी को दे सकता है जबकि इसको जरूरत है, तो ये एक जोड़ा इसको दे देता है। देने के बाद दोनों के दरमियान बॉन्ड बन जाता है। देखिए, ऑक्सीजन का एक बॉन्ड तो कोवेलेंट बॉन्ड है इस हाइड्रोजन के साथ, दूसरा भी कोवेलेंट बॉन्ड है इस हाइड्रोजन के, जबकि तीसरा बॉन्ड बन जाता है इस हाइड्रोजन के साथ, जिसको हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ये वाला जो बॉन्ड बन गया, दिस इज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ये क्या था, कोवेलेंट बॉन्ड। ये क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन ये क्या है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में ये इसको इलेक्ट्रॉन दिया जाता है। अच्छा, तो हाइड्रोजन का तो प्लस खत्म हो गया क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन मिल गए, लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव आ जाता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज हम पूरे H3O आयन के ऊपर लिखते हैं कि हाइड्रोनियम आयन इसको कहते हैं, बन गया कौन सा आयन, हाइड्रोनियम आयन बन गया। तो अब देखिए, यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम के हैं। एक एटम इलेक्ट्रॉन देने वाला बन जाता है जिसको डोनर कहते हैं, ये डोनर एटम है, ठीक है, जबकि दूसरा लेने वाला बन जाता है और उसको कहते हैं एक्सेप्टर। तो इसमें इलेक्ट्रॉन एक एटम देता है, इसलिए इसको डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। आम कोवेलेंट बॉन्ड में तो एक एटम, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा एटम अपना इलेक्ट्रॉन, तो वो जो इलेक्ट्रॉनी जोड़ा होता है तो वो दोनों का होता है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इसका है, जबकि यहां पर जो 2 इलेक्ट्रॉन है दोनों ऑक्सीजन के, दोनों एक एटम के, तो इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। और चौथा जो टाइप है वो है मेटालिक बॉन्ड। आखिरी जो टाइप है उसको कहते हैं, उसकी तरफ जाते हैं, और वो है, अच्छा, तो चौथा टाइप है मेटालिक बॉन्ड। व्हाट इज मेटालिक बॉन्ड? इट इज बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एटम्स, बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एटम्स। स्टूडेंट्स, मिसाल के तौर पर आयरन का एक राड है, आयरन का एक टुकड़ा है, तो वो किस चीज से बना है, आयरन के एटमों से बना है, ठीक है। तो आयरन के एटम आपस में किस तरह इतनी मजबूती के साथ जुड़े हुए कि हम आयरन को तोड़ नहीं सकते। तो आयरन के एटम्स आपस में जुड़े हुए होते हैं मेटालिक बॉन्ड के थ्रू। ये न आयनिक बॉन्ड है, न कोवेलेंट है, न कोऑर्डिनेट है, बल्कि ये एक अगल यानी अलग टाइप का बॉन्ड है और उसका नाम है मेटालिक बॉन्ड। तो देखते हैं कि मेटालिक बॉन्ड कैसे बनता है। स्टूडेंट्स, यूं समझ लीजिए कि ये आयरन का एक टुकड़ा है, आयरन का एक ब्लॉक है, तो किस चीज से बना है, जाहिर है आयरन के एटम्स है। इधर क्या है, आयरन के एटम्स हैं।
ठीक है। तो जो मेटल्स होते हैं आयरन वगैरह उनके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो इनके न्यूक्लियस से बहुत दूर होते हैं क्योंकि इनका बहुत बड़ा एटम्स होते हैं, बहुत ज्यादा शेल्स होते हैं और आखिरी शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन। तो वो यानी न्यूक्लियस के होल्ड से आजाद से इलेक्ट्रॉन होते हैं और उनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, उनको कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक आयरन एटम से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में और इसी तरह दे कैन मूव अबाउट इन द बल्क ऑफ द मेटल। तो आप यूं समझ लीजिए कि ये एटम्स है और ये इनके फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो इनसे निकल गए, तो क्या रह गया? पॉजिटिव न्यूक्लियाई रह गए। तो ये सारे पॉजिटिव न्यूक्लियाई है, ठीक है, और ये इनके नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है। चलो इलेक्ट्रॉन्स को हम किसी ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट करें कि ये इनके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस आपस में ऐसे पड़े हुए होते हैं कि जिस तरह कोई समंदर है इलेक्ट्रॉनों का और उसके अंदर एम्बेडेड पड़े होते हैं पॉजिटिव न्यूक्लियाई, तो इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी कहा जाता है या इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी, इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी कहते हैं। Now there is a force of attraction between the positive nuclei and the negative electrons. Force of attraction है between positive metal ions and negative electrons, and this force of attraction is known as metallic bond. तो ये होता है और जितने मेटल एटम्स छोटे छोटे हो उतने ही मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो ये मेटालिक बॉन्ड है। अब आते हैं आपके स्लाइड्स की तरफ। अब आपके स्लाइड्स को देखें, अगर आपके पास अपने स्लाइड्स है तो इनको जल्दी जल्दी अब देखें और उम्मीद है कि अब इसमें कोई मुश्किल नहीं होगा, आप इसको रीड कर सकते हैं। इस स्लाइड के ऊपर क्या है, ये 4 टाइप्स दिए गए हैं। ये आयनिक बॉन्ड है, देखे ना, सोडियम का एटम है, क्लोरीन का एटम है। सोडियम के एटम के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 है, तीसरे में 1 है, तो ये एक क्लोरीन को देगा, तो क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। देखिए सोडियम के ऊपर प्लस, क्लोरीन के ऊपर माइनस आता है और दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आयनिक बॉन्ड। इस स्लाइड में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि कोई न्यूट्रल एटम हो तो वो जब इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उसके ऊपर प्लस आता है और जब इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो माइनस आता है। ये मैंने आपको समझाया है, ठीक है। इसी तरह ये कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन दिए गए है और डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश। ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का, अच्छा इसको मैं थोड़ा सा समझाऊं। इसमें जो एग्जांपल है NH3 और BF3 का है। NH3 में सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन और नाइट्रोजन ग्रुप नंबर 5 का मेंबर है, तो उसके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 electron has been shared with this hydrogen, second electron with this hydrogen, third electron with this hydrogen, and still nitrogen has 1 electron pair in hand, which is fair. ये इसके साथ पालतू पड़ा है, ठीक है। जबकि दूसरी जानिब BF3 है। BF3 में बोरान सेंट्रल एटम है और इसने 3 बॉन्ड बनाए हैं फ्लोरीन एटम्स के साथ। तो बोरान किस ग्रुप में है? पीरियोडिक टेबल को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये पता ना हो कि कौन सा एटम किस ग्रुप में है तो फिर बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। तो बोरान ग्रुप नंबर 3 में है और इसके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन के साथ शेयर, दूसरा इसके साथ, तीसरा इसके साथ। तो अब इसके साथ कोई मजीद इलेक्ट्रॉन बाकी नहीं बचा। शेयर करने के बाद भी बोरान के इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 6। कैसे 6?
देखिए 3 इसके अपने थे और एक फ्लोरीन ने शेयर किया, तो 3 वो हो गए, तो 3 जमा 3 6 हो गए। तो अब इसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है जो कि कम है। कितने कम है? 2 कम है। तो 2 कम है तो नाइट्रोजन दे देता है कि भाई तुम फिक्र न करो, मेरे पास वैसे भी 2 इलेक्ट्रॉन स्पेयर में पड़े हैं और ये आप रख ले। तो ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, लेकिन कंप्लीटली नहीं देता, जिस तरह सोडियम ने दिया था क्लोरीन को। देखिए ना, इधर एक पॉइंट कि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को कंप्लीट ट्रांसफर उसको कहते हैं। तभी तो सोडियम के ऊपर जो प्लस है उसको हम पॉजिटिव और इसको नेगेटिव कहते हैं, कंप्लीट पॉजिटिव कंप्लीट नेगेटिव। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स की कहानी है, तो ये कंप्लीट इन्होंने नहीं दी बल्कि शेयर्ड है अब भी, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन इधर है, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम के हैं। इसने दिए, उसने ले लिए, तो ये डोनर एटम है, ये क्या है? डोनर। और ये क्या है? एक्सेप्टर है। और स्टूडेंट्स, अगर आप पिछले लेक्चर में देखें तो जो डोनर एटम होता है वो लीविस बेस होता है, ठीक है, लीविस बेस। और जो एक्सेप्टर होता है वो लीविस एसिड होता है। तो असल में लीविस एसिड और लीविस बेस के दरमियान भी जो बॉन्ड बनता है उसको कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। और आखिर में मेटालिक बॉन्ड को डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की है। इसको आप देख सकते हैं, मैंने जो आपको बताया कि मेटल के एटम्स होते हैं और उनके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये मेटल के पॉजिटिव आयंस है और ये वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो इधर इधर मूव कर सकते हैं। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन पॉजिटिव न्यूक्लियाई एंड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। इसमें असल में दो चीजें हैं, पॉजिटिव न्यूक्लियाई है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है विच इज मेटालिक बॉन्ड।